अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद सुल्तान। आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंट डाउनवर्ड सीरीज़। मैं लाया हूँ आज आपके लिए 5 नए अल्फाज। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे वी हैव इज़ लाइथ। इट इज़ एन एडजेक्टिव which means of a person or their body moving or bending easily in a way that is attractive। अब कोई शख्स या उसके जिस्म को कोई हिस्सा जो आसानी से हरकत कर ले या मुड़ जाए, इस तरह जो कोई पुरकशिश हो, मीन टू से कि सम पर्सन और देयर बॉडी मूविंग और बेंडिंग इजीली, जो इजीली मूव कर जाए या बेंड कर जाए। और अगर हम इसके जो सिनोनिम्स हैं देखें, इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप देखें, हम लाइथ यूज़ करते हैं समथिंग दैट इज़ फ्लेक्सिबल और सपल, जो नरम मुलायम हो, लचकदार हो, उसके लिए हम वर्ड लाइथ का यूज़ कर रहे हैं। और फर्दर इसकी जो आप अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे जब हम इसे अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन यूज़ लाइथ इन आवर सेंटेंस। He put a foot into the stirrup and mounted in one lithe movement। अब क्या कह रहा है वो यहाँ पे? वो कह रहा है कि उसने रकाब में एक पाँव रखा और एक हल्की हरकत में सवार हो गया। मीन टू से कि उसने रकाब पे पाँव रखा और वो इजीली उसके ऊपर चढ़ गया। रकाब, अब मुझे तो नहीं पता एग्जैक्ट इसका है क्या। मुझे लगता है कि ये जो घोड़े के ऊपर घुड़सवारी करती हैं, जो पाँव रखने वाली जगह होती है ना, उसको रकाब कहते हैं। और उसने रकाब पे पाँव रखा और इजीली उसके ऊपर सवार हो गया। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे वही बात कर रहा है, उसने रकाब में एक पाँव रखा और हल्की हरकत में सवार हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास लिटिजियस। इट इज़ आल्सो एन एडजेक्टिव विच मीन्स समवन हु इज़ टू रेडी टू टेक आर्ग्यूमेंट्स टू कोर्ट। जो कोई जो कोई अदालत में दलाइल देने के लिए तैयार हो। अगर हम दूसरे अल्फाज में देखें, सीकिंग लीगल रेमेडीज़, मुकदमाबाजी का शौकीन कोई हो तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। द मूव वाज प्रॉम्प्टेड बाय कंसर्न्स दैट स्टूडेंट्स वर बिकमिंग मोर लिटिजियस। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये इक़दाम उन खदशात की वजह से किया गया था कि तलबा मज़ीद कानूनी चाराजोई का शिकार हो रहे हैं। तो आई होप आपको लिटिजियस का मतलब इस सेंटेंस से क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट्स में दोबारा पूछ सकते हैं। अब हमारे पास है जो वर्ड है वो है लोबी। लोबी को हम एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं हम इसे नाउन कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं और एज अ वर्ब हम इसे कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसका जो मीनिंग है, जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो हम इसका जो सिनोनिम या इसको हम कहें कि दूसरे अल्फाज में कहते हैं टू ट्राई टू परसुएट, किसी को कायल कर रहे हैं अपनी तरफ। और अगर हम इसका एज अ नाउन देखें तो एंट्रेंस हॉल या फॉयर, हम लोबी को एज अ यहाँ पे नाउन यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम एज अ वर्ब यूज़ करें तो हम टू ट्राई टू परसुएट। फर्दर आपको इसकी वाज़ेह अंडरस्टैंडिंग तब हो जाएगी जब हम इसे अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे। चलिए इसे इंग्लिश में इसकी थोड़ा सा कंसेप्ट लेते हैं। अ लार्ज एरिया इनसाइड द एंट्रेंस ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर पीपल कैन मीट एंड वेट। अब ये कह रहा है कि एक अवामी इमारत के दाखिली दरवाजे के अंदर एक बड़ा खित्ता जहाँ लोग मिल सकते हैं और इंतज़ार कर सकते हैं। वही बात आगे कि एंट्रेंस हॉल की बात हो रही है, यहाँ पे फॉयर की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लॉबी को एज अ नाउन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि टू ट्राई टू परसुएट, एक ये भी है कि यहाँ पे हम एज अ वर्ब इसका मीनिंग ले रहे हैं। तो इसकी हम फर्दर जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपने इंग्लिश के अंदर इसकी। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्राई टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिशियंस ऑन अ पर्टिकुलर इशू। लोगों का एक ग्रुप जो किसी खास मसले पर सियासतदानों को मुतासिर करने की कोशिश करता है, उनको कायल करता है। तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं एज अ वर्ब वो है लॉबी, ठीक है। और लॉबी को एज अ वर्ब हम कायल करने के मायने में ले रहे हैं और एज अ नाउन हम इसे बड़े हाल में ले रहे हैं, बड़े हाल के मायने में ले रहे हैं, ठीक है। बड़ा हाल, एंट्रेंस हाल या फॉयर। चलिए अब हम इसे अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स कैन ओनली बी मेड फ्रॉम लॉबी ऑफ द होटल। अब यहाँ पे वो नाउन की बात कर रहे हैं। जब हम लॉबी को एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं, लंबी दूरी
मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस कॉल की कॉलें सिर्फ होटल की लॉबी से की जा सकती हैं। अब नेक्स्ट है फार्मर्स विल लॉबी कांग्रेस फॉर हायर सब्सिडीज। अब जो किसान है यहाँ पे ज़्यादा सब्सिडी के लिए कांग्रेस को फाइल करेंगे, और लॉबी एज ए वर्ब यूज़ किया गया है यहाँ पे। और ऊपर वाले सेंटेंस में आप देख सकते हैं हमने लॉबी को एज अ नाउन यूज़ किया था और नीचे वाले में एज अ वर्ब यूज़ किया है। नेक्स्ट वी हैव द वर्ड lucid. Lucid is also an adjective. अब समथिंग दैट इज क्लियरली एक्सप्रेस्ड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, जो वाज़ह तौर पर बयान की गई है और आसानी से आप उसे समझ सकें, ईजी टू अंडरस्टैंड। अगर हम इसके लिए सिनोनिम्स देखते हैं वो है क्लियर, एक्सप्लेन्ड। मीन टू से कि कोई वाज़ह, तलब, रोशन, दरख्शान, ताबन, ये तो सारे के सारे उर्दू में अल्फाज हैं, पर आपको उर्दू में ना कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं उर्दू में अंडरस्टैंडिंग उनकी होती नहीं है, तो आप उनकी इंग्लिश में मीनिंग समझा करें ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। लूसिड का सिंपल अल्फाज में हम कहेंगे कि क्लियर है या एक्सप्लेन्ड है, जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, अब हम इसको अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं ताकि आपको इसकी मुकम्मल समझ आ सके। ही गेव अ वेरी लूसिड अकाउंट ऑफ द इवेंट्स। उन्होंने वाक़यात का बहुत वाज़ह बयान दिया। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ही गेव अ वेरी लूसिड अकाउंट ऑफ द इवेंट्स। उन्होंने वाक़यात का बहुत वाज़ह बयान दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत वाज़ह बयान दिया, वेरी लूसिड अकाउंट। तो यहाँ पे हम एज अ एडजेक्टिव लूसिड को यूज़ कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि वाज़ह बयान दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसका और देख लेते हैं। एबल टू थिंक क्लियरली स्पेशली ड्यूरिंग और आफ्टर अ पीरियड ऑफ मेंटल इलनेस। ज़हनी बीमारी के बाद, स्पेशली जब आप को कोई ज़हनी बीमारी है और उसके बाद आप क्लियरली सोच सकें। तो अब इसको सेंटेंस में देख लेते हैं। इन अ रेयर लूसिड मोमेंट शी लुक्ड एट मी एंड स्माइल। एक नादर लम्हे में उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। तो यहाँ पे हम लूसिड के जो मीनिंग को ले रहे हैं वो आपको पता चल गया कि ऊपर हमने क्या इसको डिफ़ाइन किया था। एबल टू थिंक क्लियरली स्पेशली ड्यूरिंग और आफ्टर अ पीरियड ऑफ मेंटल इलनेस। अगर आप चाहते हैं कि ये सेंटेंसेस ये और ये जो हम वर्ड्स लर्न कर रहे हैं आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए याद करें, तो आप इन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज़ करके देखा करें और इनकी बार बार प्रैक्टिस किया करें, तभी आप इनसे मुस्तफ़ीद होंगे। Next, we have the last word of the day, that is magnanimous. It is also an adjective. अब हम magnanimous का वर्ड यूज़ करते हैं उनके लिए someone who is kind, generous and forgiving, जो क्या है, फ़याज़ हो, मेहरबान हो, माफ़ करने वाला हो, स्पेशली टुवर्ड्स एन एनिमी, दुश्मनों के लिए, और कंपेटिटर और अपने मद्दे मुकाबिल या कंपेटिटर हैं उनके लिए। इसके लिए जो हम सिनोनिम्स यूज़ करते हैं वो हैं जनरस माइंडेड, बिग हार्टेड, फ़राख दिलाना, कोई बुलंद हिकमत या आलमी हौसला। ये तो सारे के सारे वो हैं अल्फाज हैं जो हम मैग्नेनिमस के लिए उर्दू ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसको अपने सेंटेंस में कैसे यूज़ कर रहे हैं। ही वॉज मैग्नेनिमस इन डिफीट एंड प्रेज्ड हिज अपोनेंट स्किल। अब वो कह रहा है कि वो शिकस्त में ज़बरदस्त था और अपने हरीफ की महारत की तारीफ़ करता था। कोई इंसान जिसको शिकस्त हुई है, अब वो घबराया नहीं है। उसने क्या किया, वो बड़ा क्या था, जेनरस माइंडेड था। उसने ये नहीं कि शिकस्त हुई है अब कोई मुँह बना के बैठ जाए, या लोग बातें बनाते हैं कि हाँ भी दूसरे का कसूर निकालते हैं, पर नहीं, उसने क्या किया, जो उसका ओपोनेंट था उसकी दाद दी कि वाकई उस बंदे के अंदर कुछ है था, तो उसने मुझे शिकस्त दी। ही वॉज मैग्नेनिमस, he was generous minded in defeat, he was magnanimous in defeat and praised his opponent's skill. वो शिकस्त में ज़बरदस्त था और अपने हरीफ की महारत की तारीफ़ करता था। I hope you like the video and are enjoying my lectures, so please let me know in the comments.